मैडम साहब, आपने कहा कि परिवार पूरा आपका कुटुंब कांग्रेस की मानसिकता का रहा है। पर जब आपने अपना झंडा बदला, पार्टी बदली, तो आपको क्या परिवार से भी नाराजगी झेलनी पड़ी? नरेंद्र मोदी जी से आपको उनसे मिलना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और राजनीति की बात करें तो आखिरी पटकनी कब दिया? अपनी युवावस्था में हर एक नौजवान को एक दौर आता है कि फिल्मों का शौक रहता है, तो आपको कभी रहा ऐसा कुछ शौक? मगर आपका मनोहार ये 2.5 किलो का हाथ देख के आदमी मनोहार वो मनोहार समझता है कि वो समझता है आदेश? भारतीय जनता पार्टी भारत की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों के विकास की बात करती है। और वो किसी व्यक्ति को यदि बुरा लगता है जी जी तो लगे तो लगे। जी, पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत की राजनीति की क्या भूमिका पूरी दुनिया में दिखी है? मेरा नाम कहाँ से, मतलब राजेश पायलट जी के साथ जब से या भजन लाल जी से जो दोस्ती आपकी, भाईचारा, जो आप बोल रहे थे, मैं कैमरे पे बोलना चाहता हूँ। 2025 का दिन और 2025 की 178वें दिन की सुबह की शुरुआत। और आज की शुरुआत बड़ी खूबसूरत है क्योंकि हम एक खूबसूरत सफर पे हैं और हमारे सफर के हम सफर हैं राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री बेडम साहब, श्री जवाहर सिंह बेडम साहब। तो आज हम इस वार्ता को, इस सफर की वार्ता को शुरू करेंगे श्री जवाहर सिंह बेडम जी के साथ में, उनके बचपने से और उनकी युवावस्था और उनकी मंत्री बनने तक के सफर को। तो नमस्कार मैडम साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो ठीक है। आज हम आपके साथ सफर पे हैं और आपकी कुछ ऐसी यादें और ऐसे कुछ क्षण जो हम और आम जनता और राजस्थान की अपनी जनता नहीं जानती है, तो हम साझा करेंगे आपका व्यक्तित्व और हम साझा करेंगे आपकी कुछ पुरानी घटनाएं, कुछ यादें। तो हम शुरू करते हैं आपके बचपन से कि आपका जन्म कहाँ और कहाँ, किस क्षेत्र में हुआ? देखिए, मेरी जन्मभूमि मेरे गांव बेढम का ही है जी। पूर्व का भरतपुर जिला और वर्तमान में जिला डीग बना है। जी। डीग जिले के गांव बेढम में जी। एक साधारण किसान परिवार है मेरा। अब भी परिवार गांव में रहता है। जी। तो वहाँ अब डेट ऑफ बर्थ मुझे जो स्कूल की है वही ध्यान है। जी। बाकी एग्जैक्ट जन्म दिनांक क्या है ये तो मेरी माँ बता सकती है, जी। पिताजी बता सकते हैं। लेकिन स्कूल में मेरा 1/9/1968 जी 68 का जन्म दर्शाया गया। जी। जी। मुझे ध्यान है शुरुआत के दिनों में जब स्कूल में हम एडमिशन लेने गए, उस समय पट्टी पुजाई होती थी। अच्छा। जो स्कूल में पहले दिन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एडमिशन होता था तो मेरे दादाजी जी। वो मुझे लेकर के गए थे। दादाजी मेरे स्वर्गीय श्री धनमत सिंह जी, जी बिल्कुल, न्याय पंचायत के चेयरमैन रहे थे जी। और रिटायर्ड फौजी थे। राजस्थान पुलिस में भी उन्होंने काम किया जी। वो स्कूल ले गए। स्कूल गांव से थोड़ा सा बाहर है जी। और गांव से स्कूल जब बाहर है तो 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के गए। दादाजी उंगली पकड़ करके वहाँ मेरा नाम लिखाया उस दिन उन्होंने। जी। और पट्टी पुजाई हुई। तो उस समय मुझे ध्यान है कि कन्हैया लाल जी हमारे अध्यापक हुआ करते थे नगला खो के। जी। और एक सुमेर सिंह जैन, सुमेर चंद जैन जी, वो थे अपने डीग के। जी। तो वहाँ से हमने जब शुरुआत की तो कई बार जाने का मन नहीं करता था स्कूल में। तो आप देख सकते हैं फिर वो घर वालों की पिटाई का भी शिकार होना पड़ता था। ये सेवाएं ली आपने? तो
अच्छा, इस प्रकार की सेवाएं घर पे कौन करता था? अब उसमें मेरे पिताजी पहलवान थे और किसान भी थे। जी एक बार दो बार दादाजी की सेवाएं भी, उनका आशीर्वाद थप्पड़ के रूप में मुझे मिला, जी 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 पिताजी का भी। जी और फिर स्कूल में जाना आना लगातार शुरू हो गया। जी 8वीं तक का विद्यालय उन दिनों गांव में था। हम्म। तो 8वीं तक की शिक्षा मैंने गांव में ही ग्रहण की। जी बीच बीच में जो खेल होते थे अपने, कबड्डी है, खो खो है, उनमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित रहती थी, जी। क्योंकि परिवार में राजनीति का शौक शुरू से ही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे बाबा साहब न्याय पंचायत के चेयरमैन रहे और उनसे बड़े भाई जी स्वर्गीय किशन सिंह जी सरपंच रहे। जी मेरे पिताजी भी वार्ड पंच बने और उप सरपंच रहे जी तो एक राजनीति का माहौल। इसके अलावा ये भी था कि एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ लोगों से आना जाना मेरे परिवार का बिल्कुल। पहले से ही रहा है, उनका आना जाना बना रहता था। जी थोड़े से मन में था कि उन लोगों के संपर्क में रहते थे। जी 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 8वीं के बाद 9वीं क्लास में जब डी में एडमिशन लिया, जी तो हम साइकिल से, हमारा गांव से डी तक आना रहता था। कितनी दूरी थी? 12 किलोमीटर है। जी 12 अभी किलोमीटर। उसी रूट पे हम चल रहे हैं। अच्छा, ये डी से रूट है, मेरे गांव की ओर ही जा रहा है। मगर उस टाइम तो सिंगल रोड हुआ होगा। हाँ, सिंगल रोड था। जी जी और सिंगल रोड पे हम साइकिल से यहाँ। और 9th क्लास में मैंने मैथ साइंस मुझे दिलाई। जी नंबर ठीक थे और फर्स्ट डिवीजन पास होता था, तो घर वालों को उम्मीद थी कि पढ़ लिख के कहीं नौकरी लग जाए। जी जी। तो मैथ साइंस मैंने 9वीं क्लास। अच्छा, जो शुरुआती पिताजी की जो मरम्मत आपकी की गई थी वो काम आई, आप होनहार हो गए? हाँ, उनकी यानी कि प्रताड़ना, उनका जो प्यार उस रूप में मिला, जी उससे काफी कुछ सीखने को मिला। और एक दिमाग एकाग्रसित हुआ कि हमको पढ़ना है। बिल्कुल। 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास तक हायर सेकेंडरी मैंने जी ठीक से की। 9वीं और 10वीं में मैथ साइंस रही और फिर दिमाग में आया कहीं डॉक्टर बनना है, तो मैंने बायोलॉजी चेंज कर ली। अच्छा। हाँ हाँ हायर सेकेंडरी मेरी बायोलॉजी की है। जी उसके बाद मेरा एडमिशन भरतपुर MSJ कॉलेज में फर्स्ट ईयर हो गया। BSc फर्स्ट ईयर में हुआ। जी जी और कमरा लेके रहने लगे, मन नहीं लगा वहां से, जी और मैं छोड़ के वापस आ गया। जी घर वालों ने खूब समझाया, गया ही नहीं। रोना, और दादाजी ने कहा तू बर्बाद हो जाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ना लिखना है। जी मन ही नहीं किया, मैं भरतपुर की ओर गया ही नहीं। अच्छा। 1 साल मेरा खराब हो गया और मैंने BA फर्स्ट ईयर का प्राइवेट एग्जाम। अच्छा, साइंस छोड़ के? साइंस छोड़ दिया मैंने। मैं अकेला, मेरे पिताजी के अकेला बेटा हूँ, 2 बहनें हैं मेरी। तो थोड़ा सा ये भी था कि लाड प्यार करेंगे, ज्यादा ताड़ नहीं देंगे। मतलब नेगोशिएशन पहले से। हाँ, तो मैंने फिर प्राइवेट BA फर्स्ट ईयर के एग्जाम की मन में सोची और मैंने पढ़ना शुरू किया। जी 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 उन्हीं दिनों में मेरे ग्रैंडफादर, चूंकि समाज में ठीक उनका आना जाना था, वो भरतपुर आते जाते रहते थे। जी तो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स शुरू हुआ भरतपुर में। तो वो जो मेरा सपना था कि डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने कहा यार उसमें एडमिशन करा देते हैं। तो मैंने करा दो। फिर मेरा एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एडमिशन हुआ। अच्छा, आपने भरतपुर आर्ट्स के बाद दोबारा? हाँ जी जी वो हायर सेकेंडरी के बाद ही उसमें एडमिशन ले गए। जी, डिप्लोमा हो गया वो? डिप्लोमा जी था। जी जी उस डिप्लोमा में एडमिशन भरतपुर हो गया और डाक्टर बनने का सपना देख करके मैं भरतपुर रहने लग गया।
जी, चलो डॉक्टर नहीं वैद्य बन जाएंगे। हम बनेंगे। मतलब ये एजेंडा था, कुछ बनेंगे जरूर बस। जी, फिर अब इस बीच में जो जिंदगी में आप देख सकते हैं कि मुझे पहलवानी का शौक था। बिल्कुल। तो पिताजी पहलवान थे, गांव में अखाड़ा और ये था पहले से ही है। तो मैं पहलवानी भी करता था जी भरतपुर में। कुछ दिन रहने के बाद अपने लोगों से जान पहचान बढ़ी, संपर्क हुआ। जी और चूंकि वो मैं बता रहा हूँ वो परिवेश थोड़ा सा राजनीतिक था, जी तो फिर मैंने राजनीतिक कार्यक्रमों में आना जाना शुरू कर दिया। जी मन ये भी करते रहेंगे और चलता रहेगा। जी तो मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि घर वाले जो मुझे वहाँ पढ़ने के लिए खर्चा देते थे, मैंने सोचा ये कम पड़ता है, भरतपुर में रहते हैं, घर वालों को कहूँगा वो करेंगे। तो मैंने कुछ दिन जी 10-15 दिन में डालमिया डेयरी हुआ करती थी, उसमें कैजुअल के रूप में गया एक मेरे जी 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 मैंने उसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। और उस समय एक कार्ड बनता था छोटा सा, और कार्ड के डेली वेजेज के हिसाब से। अच्छा। तो और उसमें जब काम उन्होंने लेना शुरू किया ज्यादा एज ए लेबर स्टूडेंट टाइम सही बात है। मैंने उसको भी छोड़ दिया। भाई ये नहीं होगा, इसके बजाय तो अपन ट्रैक्टर चला लेंगे गाँव में। बिल्कुल। बीच में जब आना होता, वैसे भी मैंने 18 घंटे ट्रैक्टर चलाया। बिल्कुल। और यहाँ अपनी जमीन का काम भी देखना और पढ़ाई भी करना। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर चलाया आपने, ये आपके स्वयं के खेतों में चलाया या फिर ये जो 18 घंटे? तो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। हमारे एक्चुअली क्या है कि पृष्ठभूमि में जाऊं तो मेरे परिवार के पास जब ट्रैक्टर था तब गांव में किसी के पास नहीं था। अच्छा। उसके बाद तो बहुत लोगों के पास ट्रैक्टर है, अच्छी स्थिति है गांव की। लेकिन जब हमने ट्रैक्टर लिया तो स्वराज ट्रैक्टर नया आया था, स्वराज ट्रैक्टर नया लिया जी। उससे हम किराए पे भी खेत जोतते थे दूसरों के। जी। तो अपनी जमीन जोतना और किराए पे भी जमीन जोतने के लिए जाना, तो मैं चला लेता था। अच्छा। पिताजी चलाते थे, मेरे चाचा जी चलाते थे, मैं भी चलाता था। ऐसे ही चलते रहे और एक शौक लगा पार्टी की दूसरी बैठकों में जाना, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना। और भाषण देने का जुनून हो गया और हमने भाषण देना शुरू कर दिया। जी जी पंचायतों में अपने फूफा जी के इलेक्शन जाना। ये चलता रहा। वो क्या किस्सा है आपके फूफा जी के इलेक्शन का? जब चलता रहा तो आपको मैं ध्यान दिलाऊं, 1900 पीछे ले जाऊंगा थोड़ा सा मैं। आराम से 1980 में यहाँ से राजेश पायलट चुनाव लड़े जी। उससे पहले 1977 में मेरे फूफा जी के छोटे भाई, वो भी फूफा जी लगते थे, मान सिंह धाबाई निर्दलीय चुनाव लड़े 1977 में जी डी विधानसभा से जी। तो रिश्तेदार थे जी। उस समय जीपों का इनका ज्यादा प्रचलन नहीं था, तो हमारा ट्रैक्टर भी उनके प्रचार में जाता था जी। तो हम प्रचार में 77 में तो ज्यादा नहीं गए जी, लेकिन लोग आते थे, उनको खाना सब्जी पूरी गांव में उनकी सेवा करना, वही उनके प्रचार से लोग। जी जी जी। वो छाता चुनाव चिन्ह था उस समय जी, मुझे ध्यान है। 77 में वो चुनाव हार गए। 1980 में राजेश पायलट चुनाव करने आए जी। तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे उस समय जी। मेरे परिवार के लोग भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के बड़े भाई कांग्रेस के लोग होते थे सब जी। तो उनके प्रचार में किसी ने नहीं कहा, लेकिन मन में जुनून था। वो बिल्ला आते थे, बिल्ला मैंने इसमें बबूल के कांटे से कागज का बिल्ला जी, और जो लोहे का बिल्ला था उसमें पिन आती थी एक पिन जी। मैं आसपास के, ये मेरा गांव आ गया ये। अच्छा, ये आपका गांव है? ये गांव, ये जो पहाड़ी दिख रही है नहीं, ये नजदीक, ये पहाड़ी वाला कटरा है, और ये बेड़म है।
अच्छा, आप बेड़म गांव ये है। अच्छा, ये बेड़म नाम कहाँ से, मतलब राजेश पायलट जी के साथ जब से या नहीं, कैसे? ये तो बाद में तो मैं आसपास के 2-3 किलोमीटर में जो गांव आते जी। उनमें पैदल प्रचार करने गया था उस अच्छा। समय। हाँ, उसके बाद की राजनीतिक यात्रा, जब कोई सभा सम्मेलन होता था तो मैं बोलता था वैसे कुछ भी, यानी सीखना स्वभाव में रहा। और आप देख सकते हैं कि फूफा जी फिर लड़े 90 में चुनाव। जी। उस समय भी निर्दलीय लड़े और उनका चुनाव चिन्ह उस समय गाड़ी था, गाड़ी। तो मैं उस समय उनके साथ में घूमा जी। लगातार। फिर उनका 93 में चुनाव हुआ, तब वो कांग्रेस से उम्मीदवार थे जी। डीग से। जी। मैंने उनके चुनाव का संचालन किया। जी। लेकिन कांग्रेस की जो कल्चर और कांग्रेस के नेताओं के जो विचार थे उसमें कहीं न कहीं मुझे रास नहीं आया। जी। उसका कारण था राष्ट्र के हित में सोच। फिर उनके जैसे इंदिरा जी के आपातकाल के बारे में पढ़ा तो दिल दिमाग में आया कि इन लोगों का सोच भारत और भारतीयता के विरुद्ध है। बिल्कुल। मन में चीज थी, ये हमारे गांव के देवता लोक देवता हैं। जी। जी। क्या बोलते हैं आप? PSC बन गया, पीपल की बाबा है। अच्छा, पीपल की बाबा। बाबा है। तो यूं चलता रहा अपना इसी तरह से। मन में फिर आया कि ये जो विधायक होता है बहुत बड़ा आदमी होता है, विधायक बनना चाहिए। जी, होता है। लोग MLA आता था, खड़े होते थे जी। तो मैंने विधायक बनना चाहिए। विधायक कैसे बना जा सकता है जी, मन में सोच जी। लेकिन कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, कोई जी दादा परदादा MLA रहे हों जी। जी। ऐसा भी नहीं था किसी पार्टी में कोई बड़े ओहदे पर रहे हों जी। सोच था। लेकिन चलते चलते मैंने पढ़ाई शुरू की और भरतपुर में रहना ज्यादा शुरू हो गया और उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। LLB कर ली और LLB करते करते और मैं 95 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लग गया। मैंने किसी से 95 जी मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं की, किसी से कोई प्लानिंग नहीं की, कुछ नहीं हुआ। नया 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था जी जी। तो मन में आया पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं चुनाव लड़ गया। घर वालों ने भी कहा कि यार नौकरी नहीं लगेगा, तू बर्बाद हो जाएगा। मेरे मन में आ गई चुनाव लड़ना चाहिए और ईश्वर की कृपा, गिरिराज जी की कृपा से मैं चुनाव जीत। इस गाँव में मेरे मामा है। अच्छा, ये पूछ रही है, ये पूछ रही है, पूछ रही है नगर विधानसभा के गाँव जी जी। और मैं पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव जीत गया जी, जीत गया। वकालत में रजिस्ट्रेशन हो गया। बिल्कुल, वकालत भी करता रहा और पंचायत समिति में। आपकी वकालत के बड़े किस्से हैं और उसमें से ये भी किस्से हैं कि अपनी तुलना महात्मा गांधी के अनुयायी या महात्मा गांधी वो मैं महात्मा गांधी जी की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे मुंह से अनायास ही निकला था। देखिए, इसमें आप बराबरी की नहीं कर सकते। अपन मान के चलें कि हाँ भाई ठीक है, उन्होंने जिस प्रकार किया, बड़ा नाम, आप अगर उनको अपन रोल मॉडल के तौर पे अगर वकालत में मानते हैं, वो तो हुआ ये मैं ये कुर्ता धोती पहनता था जी। लॉ का स्टूडेंट था तब भी ये पहनता था। बिल्कुल। तो जैसे ही वकालतनामा पहला लेकर के मैं वहां गया जी। नाथूलाल जी चंपावत साहब ACGM थे जी। मैं ACGM साहब के सामने जैसे गया, मैंने वकालतनामा पेश किया तो उन्होंने ऊपर नीचे देखा, ऊपर नीचे देख कर कहा क्या करते हो? ऐसा वकालत करता हूँ। ये वकालत परिवेश है क्या, ड्रेस है क्या? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। मैं पंचायत समिति सदस्य बन गया था। महात्मा गांधी जी तो लंगोटी और सोटा
डंडे लेकर के बैरिस्टर बन गए वहाँ विदेशों तक, विलायत में। लंदन में, विलायत में। जी। तो हम इस डील में भी वकालत नहीं कर सकते। तो वो हंस गए वो हंसे यार, हंस के उन्होंने कहा ठीक है, कितनी फीस मिली? मैंने कहा 350। जी तो ठीक है। उसके बाद उनका बहुत प्यार हो गया मेरे को, जी जी और काफी मुझे वो करते थे। जी तो आप भी मानिए, मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में जब बना तो उस समय सोनिया सिंह जी प्रधान थी, जी यदुवीर सिंह जी कौरेर के हैं उनकी पत्नी। तो मेरी कार्यशैली से प्रभावित होकर के निर्णयों में इसमें मेरी भागीदारी और इस तरह का करना उनके स्वभाव में था। मेरे जुनून था कि एमएलए बनना है। जी तो उस समय नए नए छात्र अभिभावक सम्मेलन करना, जी बीडीओ को, एसडीआई को, इनको साथ ले जा करके, उसका उद्देश्य मेरे यही था कि मेरा गांव में परिचय बढ़ेगा। अच्छा। छात्र अभिभावक सम्मेलन होंगे बिल्कुल। तो एक तो स्कूल की समस्याओं का समाधान करेंगे, जी और अभिभावक आएंगे तो उनमें परिचय बढ़ेगा। जी जवाहर जी मैडम, मतलब ये दो चीज के लिए इलेक्शन एमएलए बनना है। और जवाहर मैडम जो नाम पड़ा इसके पीछे भी जब मैं भरतपुर में पार्टी की मीटिंगों में जाता था तो जवाहर जी। सिंह गुजर लिखता था मैं जी पहले। तो फिर किसी ने मुझे आवाज दी, अरे बेडम, वो परिचित था गांव के नाम जी से। जी 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 बेडमिया कहा उन्होंने, बेडमिया। बेडमिया। हाँ, बेडमिया, हाँ यानी कि जिस गांव का रहने वाला। जी जी तो मैंने कहा बेडम लगा लेना चाहिए नाम। और मैंने उस दिन से, मैं उस समय युवक कांग्रेस का जिला महामंत्री हुआ। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने बोला कि कोई पार्टी के हाँ। प्रोग्राम में था, तो किस पार्टी के मैं प्रोग्राम? जिला कांग्रेस कमेटी का जी। युवा, जो युवक कांग्रेस है। मैडम साहब, आपने उसका कहा मैं कि जिला पूरा महामंत्री। परिवार, पूरा आपका कुटुंब कांग्रेस की मानसिकता का रहा है। शुरुआत में आप भी रहे हैं, मगर जब आपने अपना झंडा बदला, अपना पार्टी बदली, तो आपको क्या परिवार से भी नाराजगी झेलनी पड़ी? नहीं नहीं, किसी कोई नाराजगी नहीं थी। और शहर सबने कहा कि भाई क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है। आपके दादाजी बड़ा अनुशासनात्मक थे, तो क्या पता उन भाई वो कांग्रेस जब की। मैंने बीजेपी ज्वाइन करी तो चले गए थे, इस दुनिया में नहीं थे। जी जी जी। और आपके दादाजी का आपके पर्सनल, आपके ऊपर उनका क्या, उनकी छवि है जो रही है? देखिए, मैंने जो कुछ सीखा है, मेरे राजनीतिक गुरु, सामाजिक गुरु, और यहाँ तक आने में जो मुझे संबल मिला, मेरे दादाजी से ही मैंने सीखा। जी स्वर्गीय धनमत सिंह जी, उस समय उनका पंचायतों में काफी नाम था। जी और अकेले यही नहीं, भरतपुर, धौलपुर, जी 2-3 जिलों में उनको बड़े, आपके सवाई माधोपुर तक उनका नाम बड़े आदर से लोग लेते थे। मुझे उंगली पकड़ करके वो शादियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में ले जाते थे। मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, और उन्हीं की देन है कि मैं आज जी जहाँ भी हूँ, समाज सेवा का भाव। जी आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। हम भरतपुर में हॉस्टल में रहते थे, जी और भी साथी थे। जी एक केदार जी गुजर हैं, 12 खुर्द के। वो कुश्ती में चैंपियन रहे अपने समय पर, और मेरे सीनियर थे कॉलेज। जी हम गुजर हॉस्टल में दोनों रहते थे। तो कई लोग रात को रुकने आ जाते थे वहाँ। तो दादाजी एक दिन आ रहे थे, जयपुर से आए, बस स्टैंड पर उतरे बस से, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई चले चलते हैं। तो काफी लेट का समय था, हम रोटी बना रहे थे हाथों से, जी लकड़ी लाकर के हॉस्टल में ईंट का चूल्हा बना रखा था, केदार जी और मैं। तो जैसे ही दादाजी वहाँ प्रवेश किए तो उन्होंने, इतना लेट हम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा साहब, कुछ लोग आ गए, उनको कहीं रुकने को जगह नहीं मिली होगी जी। यहाँ आगे पूछा तो भाई वो खाना, तो उन्होंने, हम उनके लिए खाना बना रहे हैं। तो आप देखिए, सुबह जब दादाजी चलने लगे तो उन्होंने कहा, यार हम 7 दिन के लिए 100 रुपए देते हैं आप लोगों को खर्चे के लिए। तो 50 रुपए उन्होंने और बढ़ा दिए कि ये जो काम करते हो, ये सामाजिक काम है, बिल्कुल, और इसको कभी मत छोड़ो। जी, वो आज हमने देखा, तो यहाँ पे आज भी वो आपका, वो तो सब ईश्वर की कृपा है। जी जी जी, जहाँ भी अपना रहता है। तो मुझे बहुत संबल मिला और सपोर्ट मिली। दादाजी ने हमारे इस काम को करना, तो कई तरीके के लोग अपने अपने विचार करते हैं। जी, तो ये लंबी
जब यात्रा चलती रही उसके बाद में जिला परिषद मेंबर भी बना जी जी जी। इसी क्षेत्र से। हम्म। और जो क्षेत्र में विकास के लिए आंदोलन होते थे, सामाजिक आंदोलन होते थे, उसमें एंट्री करना और अपनी बात कहना, और ईश्वर की कृपा थी कि वो लीडिंग करीब करीब हाथ में मिलती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आंदोलन हुआ यहाँ ब्रिज के पहाड़ों को बचाने के लिए, और हम पंचायत में चले गए, और पंचायत में जाने के बाद उसने तूल पकड़ा गांव वालों में, और वो जिन लोगों ने खनन कर रखा था उनमें झगड़ा हो गया, और उस आंदोलन को दबाने के लिए हमारे खिलाफ FIR हो गई। तो 2 साल फरार रहना पड़ा। अच्छा। 2 साल तक गोपी चंद जी गुजर साहब जो पूर्व विधायक है नगर के, वो मैं न्यायपालिका में आपके नाम की आवाजें लगी है। हाँ जी जी। तो आप देख सकते हैं, नहीं चालान नहीं हुआ था, गिरफ्तारी नहीं हुई जी। पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करती थी, बिल्कुल, और वो दूर रखती थी कि आंदोलन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता था है। हाँ सही बात, बिल्कुल समझ। उनको पता था कि अपराध नहीं है, लेकिन अटका करके रखना सरकार बिल्कुल जैसा करती है। चलते रहे, तो उसमें भी न्याय मिला हमको, हमारा बिल्कुल हुआ जब से ही जांच उसकी हुई। बिल्कुल। टिकट मांगते रहे थे, 1998 से टिकट मांगता रहा। गुजर आंदोलन हुआ उसमें। जी, मैं गुजर आंदोलन पे ही आपको लेके आना चाह रहा था, क्योंकि आपने उसको प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, आप उसमें इनरोल रहे हैं, आपने उसको बखूबी निभाया भी है। भले आप पायलट साहब की बात करें, आप वहां से चलते हुए आ रहे हैं, तो ये मेरे को विस्तार से जानना था कि आपने कितना रोल इसमें अपना। देखिए, मैं शुरुआती दिनों की ओर ले चलता हूँ आपको, कि एक कोई चिट्ठी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से सर्कुलेट हुई थी जी, वो आपको मिल गई, और वो चिट्ठी मुझे मिली डॉक्टर विक्रम सिंह युवा गुजर महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। हरि सिंह जी महुआ साहब उस समय मुख्य सचेतक हुआ करते थे, और हमारा जयपुर आना जाना रहता था जी। तो हम हरि सिंह जी महुआ साहब के बंगले पे बैठे थे, तो ये डॉक्टर विक्रम सिंह की चिट्ठी को लेकर आया जी। इसने उस समय कहा था कि भाई साहब इस तरह की चिट्ठी, हरि सिंह जी ने उसको पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था जी, गुजरों की ST में शामिल करने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए जी, इनकी सामाजिक, आर्थिक जी, शैक्षणिक स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट भेजें जी, सभी कलेक्टरों को जी। और इसी ने कहा यार तो मुद्दा ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आप लोग पब्लिक में इसको थोड़ा सा उठाओ जी। तो प्लान बना कहाँ से शुरू करें। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर एक मेला लगता है जी, आदिपत्ती जी। तो हमने वैसे ही मैंने कह दिया डॉक्टर विक्रम सिंह कि आप जन्माष्टमी के वहाँ आ जाओ, वहाँ लोगों के बीच में इसको रखेंगे जी। तो वहां तो नहीं रख पाए जी, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी DK मिडवे पर, और DK मिडवे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली की, मैं डॉक्टर विक्रम केदार जी, हम कई लोग थे, और उसमें छपा हेडिंग कि गुजरों की SC में शामिल होने की मांग। अच्छा, बिल्कुल। तो बिल्कुल, और लोगों ने पढ़ा, तो मोबाइल उस समय नहीं था, और फिर एक खबर लग गई ग्वार से कि इसका सम्मेलन करेंगे जी। तो उन लोगों ने सम्मेलन निश्चित कर लिया। फिर हमने खबर छपवाई भरतपुर से कि गुजर हमारी खान पान रहन सहन मीणा गुजरों का एक जैसा है, हमको ST में शामिल किया जाए, भरतपुर से खबर लगवाई। और आज तक ध्यान है कोई 23 तारीख थी, कोई वो कौन से महीने की थी जी, उसको एक मीटिंग रखवा ली गई जी भुसावर में। तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी और जगत सिंह जी दायमा साहब उस समय जिंदा, उनको उन लोगों ने बुलाया। वो लड़के उसमें बसपा में काम करते थे जी, जगत सिंह दायमा साहब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे जी। हम उसमें भी गए, जगन सिंह जी पूर्व विधायक उस समय जिंदा थे जी। तो भाषण ठोके आए, किसी को पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। माननीय स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला साहब उन दिनों समाज सुधार के एक अभियान चला रखा था जी। वो जो गांव में भात और अपना पच है, शादियों में ज्यादा दहेज नहीं देना, इस तरह की एक फौजियों की टीम को लेकर के वो जी।
तो उनके क्लास के साथी माननीय हरि सिंह जी महुआ साहब और उनके क्लास के ही साथी स्वर्गीय चंदन सिंह जी। जी भरतपुर के, जी दोनों ने मेरे को कहा कि यार आप लोग ये जो कर रहे हो ना, इसमें कर्नल साहब को जोड़ो, जी। उनके पास एक फौजियों की टीम है। तो हमें भी अच्छा लगा कि कैसे नाम लिया गया, बिल्कुल व्यक्तित्व का हमको आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल। तो उन दिनों मेरे पास साधन नहीं था चौपहिया कोई, और इनका नंबर था 35060, बाद में 2 लगा उसमें, 23506। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शायद 74 69 कितना कोड नंबर था उस समय करोली का, एग्जैक्ट ध्यान नहीं, 74 69 था कितना था जी। हमने भरतपुर से फोन किया चंदन सिंह जी, उन्होंने कहा ये जवाहर बेडम है और ये आएगा और आप इस पे चर्चा करो, तो भेज दो। मैं गया, बस में बैठ के महुआ से मैंने एसटीडी से फोन किया, तो उन्होंने कहा आइए मैं बस स्टैंड पे मिलूंगा आपको। तो इन पे जीप थी, जीप पे को लेकर के आप, स्लोगन था एक था इनका, हम होंगे कामयाब, और एक स्लोगन था सुख पावे मेरो हंस ब्रज तो में, ऐसा एक स्लोगन। ये मुझे बस स्टैंड मिले और मैं इनके साथ इनके पार्ट और नुमा थी उस समय इंदौर में, अच्छा, उस पे हम बैठे, शाम को खाना बनवाया। अपनी मित्र मंडली के विजेंद्र कंचन, कैप्टन हरप्रसाद जी और एक साहब सिंह मास्टर जी थे, उनको बुलाया जी। तो इन्होंने कहा भाई ये मेवाती गुजर आया है। जी जी, ये मेवाती गुजर कहाँ नाम पड़ गया? ये उन्होंने कहा, हमारा ये मेवात का इलाका है। जी जी। ये ब्रज है जी, लेकिन मेव समुदाय के लोग रहते हैं, तो मेवाती लोग उधर साइड के जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो आपका मेवाती गुजर जो एक नाम और नहीं, वो है नहीं, उन्होंने अपने उसमें संबोधन किया जी। तो चर्चा हुई, मैंने कहा इसको आप लेके चलिए साहब। उनके इससे क्या होगा, मैंने कहा साहब ये मीणाओं में एसपी कलेक्टर और ये बनते आरक्षण से ही है, बिल्कुल बिल्कुल हमको भी मिलेगा, तो हम ही इन्हीं की जैसी हमारी संस्कृति है, हमारे बच्चे विकास करेंगे। तो उनके दिमाग में आया ठीक है, लेकिन वो लेके नहीं चल पाए और उन्होंने अपना वही शुरू कर दिया। फिर मदनपुर में एक पंचायत हुई, मदनपुर में दूसरी बाद में हुई थी, एक समाज सुधार की पंचायत हुई, और उसमें फिर हम लोग लगे, फिर हमने पुरजोर तरीके से कहा, तो उन्होंने कहा भाई अब इसको ही लेके चले। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर एक संघर्ष समिति बनी, उसके अध्यक्ष बने, उस समय लोकल कुछ चर्चाएं हुई, बाद में बात हुई, और एक 2006 के रेल रोको आंदोलन पर आकर के बात, रेल रोको आंदोलन हुआ हिंडौन में, और हिंडौन के रेल रोको आंदोलन में कई किलोमीटर पटरियां उखाड़ दी, और एक बड़ा चर्चा का विषय बना, और ये मामला बड़ा हाईलाइट हो गया। उससे पहले कई गांवों में सभाएं करना जाना, हम भी जाते रहे, माननीय कर्नल साहब भी जाते रहे, और फिर कर्नल साहब ने जिस तरह से इसको हेड दी, निश्चित रूप से आज जो इस दुनिया में नहीं है, उनका सोच और सकारात्मक प्रयास, ये 5% का आरक्षण हम लेकर के आए, जिससे आज हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं एक बात पहले जोड़ूं कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ शानदार था, आप भी कांग्रेस में एक पद रखते थे, उसके बाद भी बीजेपी में आने की मंशा, और या फिर बीजेपी में ऐसा कौन सा मेंटोर था जिसको आप देख के बीजेपी में आए, या फिर कोई आपको लेके आया, ऐसा क्या था? नहीं, मैं आपको सही बताऊं, जब मैंने ये आपातकाल पढ़ा सुना लोगों के दिल दिमाग से, तो मेरे दिल में एक खटास आई, वही जो लोग राष्ट्र की सोच नहीं रख करके व्यक्तिगत एजेंडे से चलते हैं, तो व्यक्तिगत एजेंडा राजनीति में ठीक नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच ठीक लगी, और उस समय हमारी लोकसभा की सांसद हुआ करती थी कृष्णेंद्र कौर दीपा जी, मैं पंचायत समिति का मेंबर था जी, तो उनका आना जाना रहता था, संपर्क हुआ कि भाई आप जैसे लोगों को बीजेपी में आ जाना चाहिए जी, और हम बीजेपी में चल पड़े, कोई सदस्यता नहीं ली, चल पड़े ऐसे जी, ऐसे ही चल पड़े। तो फिर माननीय भजनलाल शर्मा जी जो आज मुख्यमंत्री हैं जी, ये युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष बने। अच्छा। और उससे पहले मुझे युवा मोर्चे की जिला कार्य समिति का सदस्य बनाया गया था। बिल्कुल। और ये जब युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष बने तो मुझे
युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष बनाया, और हम उस दिन से लेकर आज तक सकारात्मक सोच को लेकर के बिल्कुल राजनीति में काम कर रहे हैं। तो ये पुरानी मित्रता है। एक विचार है और उनका मार्गदर्शन हमेशा, उनका अनुभव जी हमें मिलता रहा है, जी। आज भी समय समय पर हमको गाइड करते हैं। हम अगर पदों और को जब उन्होंने जो टास्क दी उस टास्क को पूरा करने का पूरे जज्बे के साथ काम किया, तो फिर मैं जब उनके साथ काम करता रहा, और वो हम अगर पदों को, अगर कहें पदों को या फिर कहें नौकरियों को, आपकी पदों को, काम को एक साइड में रखें और व्यक्तिगत बात करें कि आपने साथ में काम किया, तो क्या संबंध थे, मतलब बॉन्डिंग कितनी गहरी थी भजन लाल जी से, जो दोस्ती आपकी, भाईचारा, जो आप बोल रहे थे, मैं कैमरे पे बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा माता था पिता, आपको हाँ कि भजन लाल जी से जो मेरे रिश्ते पारिवारिक रिश्ते हैं जी ये ठीक बात है, राजनीतिक रिश्तों से शुरुआत हुई थी जी और वो पारिवारिक रिश्ते, उनके बच्चे, उनके माता पिता, जी भाभी जी, बिल्कुल घर की तरह हमेशा उन्होंने मुझे, मेरे साथ बर्ताव व्यवहार वही बिल्कुल घर की तरह। और मैं जो कह रहा था आपको, माननीय भजन लाल जी के जो माता पिता हैं, आज तो मैं मंत्री हूँ, वो मुख्यमंत्री हैं, मैं अपन साधारण थे, बिल्कुल, तब भी जाते तो उनका जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता था, जी मेरे माँ बाप के बाद जो प्यार मिला तो उनका प्यार मिलता रहा। बिल्कुल। कितना दूर है घर आपका? बहुत दूरी है, उनका गांव कहीं दूर है, मेरा गांव बेड़ा में, उनका गांव नदवई में है। हाँ। वो भरतपुर रहते हैं, लेकिन जब भी गए मिले और उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, आप दोनों ने कोई साथ में ऐसा संघर्ष या कुछ दिन ऐसे बुरे हुए जो कभी आपसे? इतने दिन हो गए, हाँ। हमें ना कोई तलखी हुई। नहीं, आप दोनों ने कोई साथ में साझा जो संघर्ष किया हो? संघर्ष चूंकि वो युवा मोर्चे का अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, मैं उनका उपाध्यक्ष था, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, आप? हाँ, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, मैं किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष था। लगातार उन्होंने एक युवा मोर्चे पार्टी के, जब वो जिलाध्यक्ष थे, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक यात्रा पूरे जिले में निकाली जी। पूरे जिले में हम लोग जहाँ रात हो जाती थी वहाँ रुकते थे, और सुबह गाड़ी उठा करके हमारे कार्यकर्ताओं को दल गांव गांव सभा मीटिंग करता हुआ, बहुत बड़ा उनका एक कार्यक्रम उस समय करा, बहुत प्रभावी रहा। राजस्थान स्तर पर पार्टी ने उस कार्यक्रम को सराहा जी। और जब भी पार्टी का काम या आम जन का कोई काम होता था, तो भजन लाल जी आगे आके हम सब लोगों से चर्चा करके जी उसमें संघर्ष में कूद पड़ते थे। जी जी। तो अब आप पुराने साथी हैं भजन लाल जी के, और अब नया दौर है, पद बड़ा है और काम ज्यादा है, दायित्व ज्यादा है, तो अब क्या कुछ परिवर्तन दिखते हैं आप? देखिए, स्वभाव में, समय का तो स्वभाव तो जैसा था ऐसा कैसा ही है जी। कोई स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, कोई रहन सहन में परिवर्तन नहीं जी। समय का जरूर हुआ है कि अब व्यस्तताएं उनकी बड़ी हैं जी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश की जनता का उनको ख्याल रखना पड़ता है जी। अब कई लोग आते हैं, अरे साहब आप तो जब चाहो जब मिल सकते हो जी, जी, लेकिन जी। मैं समझ सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी की एक गरिमा भी है, एक समय सीमा भी है, अब हमको समय लेके जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए। अच्छा, आपको लेके एक सवाल है कि जब एक किसान के बेटे को कमान मिलती है, तो खुद में और जो आसपास के लोग हैं उनमें, उनके क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, या खुद में क्या कोई परिवर्तन आता है, या फिर आप अपने... एक चीज जो हमको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है वो ये है कि जो संघर्ष से जो व्यक्ति निकल करके आता है जी। या साधारण व्यक्ति जब किसी जिम्मेदारी पर बैठता है, उससे जनता को अपेक्षाएं ज्यादा होती है जी। और जनता की जब अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं तो उन पर खरा उतरना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है, और हम पूरा प्रयास करते हैं उन पर खरा उतरे जी। लेकिन मिलने का है, अब जब जो लोग हमारे संपर्क में थे वो तो ये समझते हैं हम फोन करें तुरंत उठ जाए, बाई चांस उस समय हम किसी बैठक में बैठे हों तो वो थोड़ी सी नाराजगी महसूस करता है, मैंने फोन किया मेरा फोन नहीं उठा, ये थोड़ा सा हमको मिलता है। गाँव के लोग भी, अरे यार जवाहर, जब तो तू आगे से फोन करता था और हमारे फोन उठा, अब हम कई बार फोन करें फोन नहीं उठते। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति का फोन उठे, लेकिन अब चूंकि फोनों की संख्या ज्यादा हो गई और फिर सरकार के निर्णयों में, कार्यक्रमों में
शामिल होना एक दिनचर्या का समय हिस्सा बना बिल्कुल है, जी, समझ सकता तो उतना समय नहीं मिल पाता। तो हमें भी बड़ी पीड़ा होती है कि उन पुराने साथियों से हम उतनी बात नहीं कर पाते हैं जितनी हमको हूं। जी, करनी ऐसा चाहिए कभी कोई थी। समय पड़ा है अभी इन गत कुछ दिनों पहले कि कभी कोई भीड़ में कोई आवाज आपके किसी पुराने दोस्त ने आपको लगा दी हो? और वो तो रोजाना का ही है, कभी नहीं, रोजाना का ही जवार कह के पुकारते हैं लोग। जी, और मुझे ये बड़ा पसंद आता है कि लोग मुझे आत्मीयता से हमारा जवार जवार ये कहते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं उनसे उसी प्रकार से मिलता भी हूँ, गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और उन्हीं लोगों की दुआएं साहब आज हम यहाँ कहीं हैं, हमें राजस्थान की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए हर एक सफल आदमी हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के साथ टाइम भी काफी रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं या कुछ? कांग्रेस में कोई व्यक्तित्व नहीं है, और उस समय भी था तो मैं चूंकि स्टूडेंट था, ज्यादा समझ थी नहीं, इसलिए वो अपनी जो पर पार्टी चली आ रही थी उसी के अनुसार थे। जी, मेरे मन से और भाव से नहीं था। जी, कांग्रेस जी, इस देश के लिए जी, उचित नहीं है। जी, यूं तो सत्ता में भी आई है, काम भी किए होंगे और जिस तरह से लंबे समय तक राज किया, लेकिन विकास का जो उनका नजरिया था वो विदेशों से प्रभावित था। जी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो हमें भारतीयता और भारत बिल्कुल ये नजर आते हैं हर चीज में, और उससे हमको गर्व भी होता है। जी। अभी ये कुछ दिनों से जो आक्रामक युवा जो नेता है या फिर आक्रामक जो युवा सारे अभी इन दिनों को धरना प्रदर्शन अलग अलग जगह जो कर रहे हैं, इनको आप देखते हुए क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ जो चीजें हैं जो मैं समझ सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1.5 वर्ष में काम किया है जी, उससे किसी भी प्रकार के आंदोलन की गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है। जी, जब आंदोलन की गुंजाइश ही नहीं है जी, तो अब ये लोग फिर घूमते हैं कि किस मुद्दे पर हम अपनी बात, जी, कुछ को ज्यादा बोलने की आदत होती है ना, जी, उनको नींद ही नहीं आती जब तक संघर्ष और आंदोलन नहीं करेंगे। जी, उनको ये पता नहीं रहता कि संघर्ष की दिशा कहाँ जाएगी। जी, तो अभी जो कोई धरने प्रदर्शन ये हुए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं युवा हितैषी हैं, महिला हितैषी हैं, महिलाओं के सम्मान में जो ज्यादा कर सकते हैं वो करते ही हैं। वो किसान हितैषी हैं, बेरोजगारों के पक्ष में हमेशा रहते हैं। इस तरह का उनका सोच और स्वभाव हमेशा रहता है। तो मैं नहीं समझता कोई आंदोलन और इस तरह करने की आवश्यकता है। इनके कोई मायने नहीं है। आप कई डिपार्टमेंट, कई मंत्रालयों के मुखिया हैं, आपके पास कई पद अलग अलग हैं और आप सबको भली भांति समय दे रहे हैं और वहाँ का समस्याओं का निदान निस्तारण भी तुरंत करते हैं, अपने मिलने वालों को खुश रखते हैं, उनकी समस्याएं सुनकर दूर करते हैं। एक डिपार्टमेंट है जो आपसे अछूता नहीं कहूँगा, एक डिपार्टमेंट है और मुझे लगता है वो शायद डिपार्टमेंट आपसे नाराज रहता है। अब सीधी सीधी बात करूं तो आप एक गृह राज्य मंत्री हैं और मैं समझता हूं कि आपका जो गृह मंत्रालय है वो आपसे नाराज रहता होगा क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, तो आप घर पे अपनी धर्म पत्नी जी को समय कब दे पाते हैं? तो ये डिपार्टमेंट को कैसे खुश रखते हैं आप ये बताइए। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा सभी का, परिवारजनों का, चाहे माँ हो, पत्नी हो, मेरे बच्चे हों, बहनें हों, रिश्तेदार। नाराजगी होती होगी क्योंकि परिवार के लिए समय नहीं दे पाते हैं, व्यस्तता ज्यादा रहती है, लेकिन बिना उनके सहयोग के मैं यहाँ तक आ भी नहीं पाता। सहयोग भी उन लोगों का बहुत रहा है और समय परिवार के लिए बहुत कम दे पाता हूँ, बहुत कम जी, क्योंकि आम जन को मैंने मेरा परिवार मान रखा है। सब लोगों के साथ मिलकर, और मेरा शौक है, मेरा मन नहीं लगता जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं मिल लेते हैं। मैं जब कुछ भी नहीं था, यानी जिला परिषद मेंबर रहा, उसके बाद मैं नहीं बन पाया जी, MLA नहीं बन पाया, दूसरी चीज, लेकिन फिर भी ये रहता था जब तक 150 लोग मिलने नहीं आएंगे तो तेरी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। जी, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मैं किसी पद पर रहूं नहीं रहूं, मेरा रोजाना लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं के लिए संबंधित से बात करना, ये मेरा शौक रहा है। और आज ईश्वर की कृपा से मुझे सरकार में
भागीदारी मिली है। ये शौक तो आपके, आप जैसे पुराने साथी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये शौक तो उनका भी है, मतलब आपके। हाँ, वो भी पब्लिक गाड़ी उठाते। बिल्कुल पहले उनका एक स्कूटर था, उसमें चलते थे, फिर बिल्कुल। उन्होंने एक बोलेरो ली, बिल्कुल। उनकी गाड़ी घूमती रहती थी और लोगों से मिलना जुलना करना उनका भी शौक रहा है। गोवर्धन जी की गिरिराज जी परिक्रमा के भक्त बहुत ज्यादा हैं। आप भी हैं? आपने साथ मैं में भी हूँ, कभी वो भी हूँ। परिक्रमा करी है? परिक्रमा हम लोगों ने साथ साथ नहीं दी, दर्शन बहुत साथ साथ जी परिक्रमा अलग अलग जी, समय के हिसाब से समय हाँ के जी हिसाब जी से। जी। जिला कार्य समिति की बैठकें भी गोवर्धन जी में की हम लोगों ने बताओ। कई बार। जब वो जिलाध्यक्ष थे, उनका भाव बड़ा सकारात्मक सौम्य, और यही कारण है कि 1.5 वर्ष में जो उन्होंने राजस्थान में नए आयाम स्थापित किए हैं, ये उनकी सोच और उनका विजन वो धरातल पर लागू हो रहा है। अब राजस्थान विकास की गति दौड़ रहा है। काले कोट से और केसरिया गुलबंद तक के बीच में जो अब कभी ऐसा आपको लगा हो कि अब थोड़ा निराशावादी या निराशा में चले गए हों आप, कभी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, कई बार जब हम टिकट मांगते थे और टिकट नहीं मिलता था, थोड़ी इस देर के लिए होता था क्या होगा पता नहीं। एक पारिवारिक दुख हो या फिर कभी कोई सामाजिक दुख हो, राजनीति के को दरकिनार करते बात। फिर हम सोचते थे कि भाई जो भाग्य में लिखा है वो होगा, देखते हैं। अब परिवार में जब 93 में मेरे दादाजी गए जी, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब क्या होगा, कौन संभालेगा। संभल मिला, आगे बढ़े जी। और ऐसा कोई खास उसके बाद परेशानी आई नहीं। परेशानी आई तो सामाजिक रूप से संघर्षों में आई और उसको हमने शहर स्वीकार करके जी आगे बढ़ते रहे। गांव का सहयोग रहा, गांव के मित्रों का सहयोग रहा। जातिगत हिसाब से देखें तो हमारे गांव में जिस जाति समाज से मैं आता हूँ वो बहुत कम परिवार है जी। लेकिन प्रेम का भाव और सबका सहयोग, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, और जब जब आवश्यकता पड़ी वो लोग साथ खड़े रहे। आपके क्षेत्र में काफी लंबा विवाद लगता है, अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं और कांग्रेस उनको अपना वेल विशर मानती है, और ये इस क्षेत्र में क्या समीकरण है, आपको क्या लगता है कि वो कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी वोट बैंक मान करके उन्होंने हमेशा बरगलाने का काम किया। उनके लिए ठोस कोई काम किए नहीं जिससे उनको रोजगार मिल सके, उनकी शिक्षा ठीक हो सके। वरना तो इस देश पर 54-55 साल तक उन्हीं का राज रहा, फिर इतने पिछड़े क्यों? यदि इनका विकास भी हुआ, इनका गांव सड़कों से जुड़े तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी की ग्राम सड़क योजना जी, उसके माध्यम से इनके जुड़े। इनके गांव में यदि विकास हुआ तो अल्पसंख्यक मामला डिपार्टमेंट जब मजबूत हुआ उसी समय हुआ जी। कांग्रेस के लोगों ने तो हमेशा इनको बरगला करके वोट लेते रहे, इनके लिए विकास के लिए कुछ किया नहीं। लेकिन इनकी मानसिकता जो है उसमें कूट कूट कर भर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आपकी विरोधी है जी। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भारत की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों के विकास की बात करती है। और वो किसी व्यक्ति को यदि बुरा लगता है जी जी, तो लगे बिल्कुल। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अब आप देखिए, जब विकास योजनाएं हैं जी तो उसमें लाभान्वित करने के जो मापदंड है उसमें किसी धर्म को वंचित थोड़ी किया है। बिल्कुल, उसमें जो लाभ लेने के पात्र है वो लेगा जी। लेकिन कई चुनावों में हमने देखा है कि इन लोगों की जो मानसिकता है उस मानसिकता में जो विकृत करने का काम किया है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एक आपका व्यक्तिगत सवाल, मेरी कई देर से इच्छा है लेने की, क्योंकि एक पहलवानी शब्द बीच में आया था शुरुआत में आपने, तो वो पहलवानी कहाँ पीछे रह गई, मतलब ऐसा क्या नहीं, वो ठीक बात है। अपन पहलवानी करते थे, अखाड़े में कुश्तियाँ
और भरतपुर रहे तो वहाँ भी हनुमान व्यायामशाला पर हमने कुश्तियाँ लड़ते थे, लेकिन जब दिल दिमाग में, घर वालों के दिमाग में दे दिए कि अच्छी नौकरी लग जाएगा, जी और हमारे दिमाग में कीड़ा घुस गया कि हमको एमएलए बनना है, जी। और कुल मिला के भरतपुर का 2023 में वो अवसर मिला, मौका मिला जी, कि जनता ने आशीर्वाद दिया और पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया, तो विधायक बन गए। कुल मिला के भरतपुर का कुश्ती का अखाड़ा छोड़ के राजनीति में दंगल लड़ा रहे हैं आप। एक सकारात्मक सोच के साथ स्वच्छता की राजनीति लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। खाली समय में जब लौट के आते हैं तो सोचते नहीं है क्या कि यहाँ पे वापस कुछ दंगल का आयोजन कराया जाए, या फिर यहाँ पे खाली युवाओं के समय, लिए 1.5 साल से खाली समय मिल ही नहीं रहा। पल भर के लिए आप तो देखिए कि हाँ लगाते हैं ना, हाँ, हम जब भी नगर में मेले का आयोजन होता है तो उसमें कुश्ती का दंगल लगाते हैं। युवा बड़े खुश रहते होंगे। लोग खुश रहते हैं, मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। पिछली सरकार के दौरान प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई दंगल को परमिशन नहीं मिलेगी, तो मैंने जिद पड़ करके नगर में दंगल लगवाया था। यहाँ प्रशासन ने परमिशन भी दी और शानदार दंगल भी हुआ। उस समय के विधायक श्रीमान, उन्होंने प्रयास ही नहीं किया परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन संस्कृति को संजोने के लिए हमने कोशिश की और जिला प्रशासन ने परमिशन दी और दंगल लगवाया हमने। आखिरी कुश्ती में कब पटकनी दी किसी को आप? अब वो तो हमारी क्या है कि यदि कुश्ती की बात करें तो रूटीन की प्रक्रिया थी, याद नहीं है मुझे। और राजनीति की बात करें तो आखिरी पटकनी कब दिया? राजनीति में तो हर समय ये खेल चलता रहता है। सब ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि लोगों में सकारात्मक सोच हो, सब एक साथ मिलजुल कर अपने क्षेत्र के विकास की सोच को लेकर के आगे बढ़े। राजनीति अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है। राजनीति भी मुद्दों की होनी चाहिए। लोग कई बार व्यक्तिगत पे आ जाते हैं, जिसके मैं खिलाफ हूँ। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, सिद्धांतों की होनी चाहिए। अपनी युवा अवस्था में हर एक नौजवान को एक दौर आता है कि फिल्मों का शौक रहता है, तो आपको कभी रहा है ऐसा कुछ शौक? मुझे फिल्मों का ना शौक रहा, ना मुझे गाने सुनने का कोई शौक है जी। और मुझे जो शौक है कि मैं सादा भोजन मुझे मिल जाए, और यानी कि सद्विचार किसी भोजन की अगर बात चलिए तो आप कहीं ना कहीं लोगों के पेट में के माध्यम से, पेट के रास्ते दिलों में राज करना तो नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बढ़िया खिलाते हैं। अतिथि को आप ना दौड़ा दौड़ा के खिलाते, नहीं और खाओ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं, ये भारतीय संस्कृति में ये जो भाव है जी कि मनुहार करके किसी को आप करेंगे तो उसका दिल भी मगर आपका मनोहार ये 2.5 किलो का हाथ देख के आदमी मनोहार, वो मनोहार समझता है कि वो समझता है आदेश? नहीं, मनोहार ही समझता है। और सबके दिल दिमाग में हमारी ब्रज की संस्कृति और अनूठी है जी। ब्रज में मनोहार करने की ज्यादा परंपरा है, और भारतीय संस्कृति में ही है, लेकिन ब्रज की संस्कृति है उसमें भी है, तो उसी के अनुरूप हम चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या, कभी आपको भी किसी के द्वारा कानून सिखाया गया हो? क्योंकि अभी आपकी कमान जो है, आपको लगता है कि हाँ उसने मुझे कानून सिखाया? नहीं, ऐसा होता है, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया। मेरी कोशिश रहती है कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको अपने दिल दिमाग में बैठा करके अपन कुछ करें। इसमें लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ रहे हैं या अभी उस हादसे पे है, या क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है जी, और मुद्दों की बात होने लगी है जी। हम गैर भाजपा शासनों की यदि बात करेंगे जी, तो लंबे समय तक उनका जो समय रहा जी, उस समय में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आई है। अच्छा। प्रत्याशी चयन की बात हो, चाहे भाई भतीजावाद की बात रही हो, परिवारवाद की बात रही हो, उन सरकारों में वो चरम पर थी। जी। आज लोकतंत्र की स्वच्छता के लिए पारदर्शी तरीके से भारत में जब निर्णय होते हैं, यही कारण है ना, लगातार भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी है। तो आवश्यकता भी है यूथ को राजनीति में आकर के नई दिशा देने की आवश्यकता है। विरासत और विकास दोनों को साथ रखने की आवश्यकता है।
और विरासत का संरक्षण होगा तभी हम सही मायने में विकास कर पाएंगे, जी। नहीं तो पाश्चात्य संस्कृति की आपाधापी और इस प्रतिस्पर्धा में जी। अपने सामाजिक मूल्यों को और संस्कार और अपने उत्तरदायित्व को जब भूल जाते हैं जी। तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जी। जी, पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत की राजनीति की क्या भूमिका पूरी दुनिया में देखी जाती है? आज के परिदृश्य में जब विश्व पटल पर चर्चा करते हैं तो भारत का कोई शान ही नहीं है। भारत ने हमेशा बड़ा दिल दिखा करके पड़ोसी देशों को भी रास्ता दिखाने का काम किया। चाइना ने बीच में कुछ करने की, शांति भंग करने की कोशिश की तो उनको भी समझाने का प्रयास किया और सफलता भी मिली है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग समय समय पर हिमाकत करते हैं संस्कृति के विरुद्ध और हमारी भारत की शांति को छिन्न भिन्न करने की, तो उनको भी सबक सिखाने का काम भारत की सरकार और सेना समय समय पर करती है। विदेशों में जब हमारे प्रधानमंत्री अब जाते हैं, अब जो प्रोटोकॉल है, लोग जिस तरह से मानते हैं, भारत का लोहा मानने लगे, वो एक नया अचीव। बिल्कुल। आजादी से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ है बिल्कुल जब भारतीय नेतृत्व के सामने लोग नतमस्तक हो, और ये अच्छी बात है। और इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सीख कर संकल्पबद्ध होकर नया भारत का निर्माण कैसे हो उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री हैं देश के, आपको उनसे मिलना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? मेरा कई बार उनको रिसीव और सी ऑफ करने में, पार्टी के कार्यक्रमों में जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला है। जी। मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके जीवन से, उनकी कार्यशैली से। जी। नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली, जीवन शैली है, उनका जो इतिहास है जी, वो वास्तव में ही सीखने के योग्य है। हर व्यक्ति को उससे सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, प्रेरणादायी है। जी। अब इसमें युवाओं की जो भागीदारी है, मोदी जी भी कहते हैं युवाओं की भागीदारी राजनीति में और क्षेत्र के हर दौर में कैसे बढ़ाई जाए? मतलब युवा हर जगह आगे बढ़कर आए हैं, राजनीति में भी, सेना में भी, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, हर समय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत रही है और हमें खुशी भी इस बात की है कि आजकल युवा हर एक्टिविटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहा है। युवाओं का एक भय समाप्त हुआ है, जो अनिश्चितता थी वो समाप्त हुई है और उनको ये विश्वास होने लगा है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है। जी जी जी। तो उनके शासन में हमारे भविष्य संभरेगा, हमारा रास्ता जो है वो तय होगा और हमें विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरा होगा। जी, राजस्थान के आप मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, तो हम पुलिस की बात करते हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पुलिस है, जवान हैं, थाने हैं? देखिए, नफरी की कमी है जी। यानी कि पुलिस जिस संख्या में पुलिस बल चाहिए जी, उसकी कमी है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने भर्तियां निकालने का काम किया है और हमेशा ये कहा है कि हम पुलिस की संख्या बढ़ाएंगे। जी। राजस्थान की कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, हमारी प्राथमिकता है जी। और जो उपलब्ध संसाधन है जी, उन्हीं के माध्यम से हो, ये हमारा प्रयास हमेशा रहता है। फिर भी नई भर्तियां हो, नौजवानों को अवसर मिले और वो सब मिलकर विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा कर सके, तो नई प्रयास हमारा रहता है। नई भर्तियां का कुछ पिटारा? हाँ, बिल्कुल। हम अभी सब इंस्पेक्टर की निकाली हैं, सिपाहियों की आने वाली हैं और भर्तियां काफी भर्तियां निकलेंगी। जो आप भर्तियां निकालने की बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे कुछ बेरोजगारी कम होगी? हाँ,
देखिए, जब सरकार भर्ती करती है तो बेरोजगार लोग उसमें भर्ती होता है, और एक बेरोजगार के परिवार में 6 सदस्य हैं, तो उसको रोजगार मिलता है तो उनकी जिंदगी भी संभलती है। मतलब युवाओं को मौका दिया जाएगा, नए नए रोजगार खोले जाएंगे। युवाओं को ही देना है मौका, तो रोजगार में तो युवा ही आएगा। जी। और युवा राजनीति में युवाओं को मौके दिए जाएंगे, राजनीति में भी और रोजगार में भी। तो ये प्रेम है आपके प्रति, आपकी जनता का। देखिए, अब सब और यहाँ तो भाइयों आपको का है, गाड़ी रोकनी पड़ गई, क्योंकि मैं देखता आ रहा था कि शुरू से, जब से अपनी यात्रा शुरू हुई है, शुरू से लोग बाग आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं बाहर से। प्यार है जी जी जी, ये आपका आत्मीय जी प्यार है, जिस प्यार बोल का ही प्यार है। तो ये है, युवाओं को आप रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं और युवाओं को राजनीति में आप लाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये अगर सरकारें इस प्रकार काम करने लग जाए तो आज की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। आज का दिन बड़ा खूबसूरत रहा। हमारी यात्रा के साथ, हमारी यात्रा में हम सफर थे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम साहब, और आज हम अपनी यात्रा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं अगली यात्रा पे। तो मंत्री जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी राजस्थान की जनता को? देखिए, मैं राजस्थान की जनता को अपील करना चाहूंगा जी कि प्रदेश में विकासोन्मुखी सरकार है। जी। प्रदेश के मुखिया हमारे श्रद्धेय आदरणीय भजनलाल शर्मा जी हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी की जिन लोगों ने स्थापना की, उनका सपना था जी एकात्म मानववाद और अंत्योदय। जी। उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना के साथ जी हम विकसित राजस्थान बना करके विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर सभी मोर्चों पर खड़े होकर युवा, महिला, गरीब और किसान का उत्थान करते हुए उस संकल्पना को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।